नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी वरुण गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी मचे संशय की। अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने की बात की, साथ ही साथ बात की जाएगी अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगे बड़े झटके की, और अंत में बात होगी कि क्या वाकई एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका देने के लिए तैयार है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सुबह से ही सभी की निगाहें वरुण गांधी पर लगी हुई थी, क्योंकि पीलीभीत में आज नामांकन का अंतिम दिन था। वरुण गांधी ने नामांकन के पहले ही दिन उन्होंने 4 सेट में पर्चा खरीद लिया था। ऐसे में अनुमान लगाया जाता कि वरुण गांधी जो हैं, अगर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में या फिर इंडिया गठबंधन के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज जब अंतिम दिन आया तो सभी की निगाहें वरुण गांधी पर टिक गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि उनके स्थान पर जयंत चौधरी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। शाम होते होते सभी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं कि वरुण गांधी क्या कदम उठाते हैं। हालांकि वरुण गांधी ने नामांकन नहीं किया। अब ऐसे में अटकलों का बाजार जोर पकड़ रहा है कि वरुण गांधी को अमेठी से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि सूत्रों के अनुसार एक बात और भी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को या तो रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। बड़े सूत्रों का यह मानना है कि वरुण गांधी का अभी रवैया देखा जा रहा है कि टिकट कटने के बाद उनका क्या रवैया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ऐसे में अभी भी वरुण गांधी को चुनाव में उतरने को लेकर संशय का माहौल गर्म है और तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। तभी अटकलें लगाई जाती हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हो, कांग्रेस पार्टी के से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कभी एक आज बात सामने आती है कि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और जिस प्रकार सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और मेनका गांधी ने अभी कोई भी प्रतिक्रिया वरुण गांधी को टिकट न दिए जाने पर व्यक्त नहीं किया है। ऐसे में इस बात को बल मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। उसकी बड़ी वजह भी सामने आ रही है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई, और ये दोनों ही सीटें जो हैं वो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। उन्हीं के लिए वहीं के लोग यहाँ पे लड़ते हुए चले आ रहे हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रियंका गांधी को वहाँ से उतारा जाएगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। अब देखना यह है क्या प्रियंका गांधी के बेटा या बेटी को चुनाव में उतारा जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को रायबरेली से मैदान में उतारने के लिए तैयार है। ये भी इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि रायबरेली से अगर कोई गांधी परिवार का प्रत्याशी उतरता है तो उसके मुकाबले में वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब रायबरेली में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो यहाँ पर किसे कौन उतार रहा होगा। बात किया जाए दो सीटों के लिए आज खासतौर से मुरादाबाद और रामपुर की सीट के लिए समाजवादी पार्टी में काफ़ी उथल पुथल रहा, दिन भर हलचल का माहौल रहा। कारण यह है कि मुरादाबाद से पहले एसटी हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर एसटी हसन ने नामांकन भी कर दिया। हालांकि 2 दिन पहले ही जब अखिलेश यादव, जो कि बसपा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने सीतापुर जेल में पहुंच आजम खान से मुलाकात किया था, उस समय ये बात सामने आई कि एसटी हसन का टिकट वापस ले लिया गया, एक दूसरे को टिकट दे दिया गया। हालांकि आज सुबह एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपना जो फैसला था उसको पलट दिया और एसटी हसन को ही मुरादाबाद से दोबारा टिकट दे दिया, और उसके बाद उन्होंने नामांकन भी कर दिया। हालांकि जिसको और टिकट दिया गया था वो भी नामांकन पर अड़ गए थे, लेकिन अंतिम दौर में एसटी हसन ने ही नामांकन किया। बात रामपुर की थी। रामपुर को लेकर तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म था। आजम खान ने अखिलेश यादव से ही चुनाव लड़ने के लिए कहा, हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। बाद में उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारने की बात आई, लेकिन तेज प्रताप यादव भी वहां से नहीं उतरे और अंत में मौलाना नदवी को
वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अखिलेश यादव ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है और चूँकि समय कम था इसलिए चार्टर्ड प्लेन से उनका जो आवश्यक कागज़ात होते हैं वहाँ तक पहुँचाए गए। दूसरी सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, हालाँकि पहले ये बात थी कन्नौज से उनके चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने ऐसा शायद मना कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने प्रत्याशियों के जिताने के लिए वो चुनावी रैलियाँ करेंगे। उनका मानना है कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर अपने सांसद बनने के लिए भी वो अपने क्षेत्र में उनको जाना पड़ेगा। ऐसे में दूसरे संसदीय क्षेत्रों में जाने से उन्हें समस्या उत्पन्न होगी। वहीं दूसरी बात किया जाए राहुल गांधी की, तो वो भी शायद अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सूत्रों की बात सामने आ रही है, उसमें ये है कि राहुल गांधी ने अमेठी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वायनाड से उन्होंने नामांकन पत्र भरा है। पिछली बार उनको बड़े अंतर से उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर दोनों सीटों से वो जीतते हैं तो किसी एक सीट को छोड़ना होगा। वायनाड को वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि बुरे दिन में वही साथ आए। ऐसे में वो एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेठी जो कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहाँ से क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर अ, जमानत की उम्मीद लगाकर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका उनकी खारिज कर दिया। हालांकि जिस प्रकार से उनके वकील ने कड़ी बहस किया, उससे ईडी को काफ़ी झटका भी लगा है। बहरहाल देखा यह हो कि 3 या 4 अप्रैल फिर से डेट दी गई है, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर उन्हें जेल ही जाना पड़ेगा। अंत में बात किया जाए कि इंडिया गठबंधन क्या है, एनडीए गठबंधन को मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है। तो जो चुनावी सर्वे विश्ववासी दौर में आया है, उसके अनुसार कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन देता हुआ नजर आ रहा है। इससे एनडीए गठबंधन में काफ़ी हलचल मची है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में चिंता भी व्याप्त हो गई है कि अगर जो सीटें हैं 200 जो बहुमत की, अगर वो नहीं मिलते हैं तो इसका क्या असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। फिलहाल ये सब तो अभी आने वाले वक्त की बातें हैं। सभी को इंतज़ार होगा 4 जून का, जब ईवीएम खुलेगी और ये स्पष्ट हो सकेगा कि कौन किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है। फिलहाल बस इस बारे को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।